नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी 7 में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सूरज एक 22 वर्षीय लड़का छोटे गांव से दिल्ली में नौकरी की तलाश में आया था। नौकरी की तलाश में भटकते भटकते सूरज को 1 महीना हो चुका था, पर ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण सूरज को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सूरज ने दिल्ली में किराए पर एक कमरा भी ले रखा था, पर उस कमरे का किराया दे पाना भी अब उसके लिए मुश्किल हो चुका था। सूरज रोज की तरह ही काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाता है और भटकते भटकते सूरज एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए रुकता है और रोज की तरह ही हाथ में अखबार लिए सूरज नौकरी के इश्तेहारों पर नजर फेरने लगता है कि तभी एक इश्तेहार को पढ़कर सूरज की बुझी हुई आंखों में थोड़ी चमक सी आ जाती है। इश्तेहार में लिखा होता है, रायगढ़ हवेली के लिए चौकीदार की आवश्यकता, पगार 20,000 रुपये महीना, साथ ही साथ रहने की और खाने की व्यवस्था भी। सूरज तुरंत इश्तिहार पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करता है और अपनी नौकरी की बात पक्की कर लेता है। अगली सुबह सूरज अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर रायगढ़ के लिए निकल पड़ता है। करीब 4 से 5 घंटों में ही सूरज रायगढ़ की हवेली के पास पहुंच जाता है। सूरज हवेली को ध्यान से देखता है। ऐसा आलीशान और खूबसूरत नजारा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हवेली ऐसे चमक रही थी मानो यहाँ पर दिवाली हो, लेकिन हवेली जितनी ही सुंदर थी उसके आसपास का नजारा उतना ही डराने वाला था। जहाँ तक सूरज अपनी नजर दौड़ा पा रहा था वहाँ तक सिर्फ जंगल ही जंगल उसे नजर आ रहे थे। ना ही घर, ना ही कोई इंसान और ना ही एक परिंदा भी वहाँ पर मार रहा था। उसे ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था क्योंकि इतना अच्छा मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सूरज हवेली के दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपना हाथ दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ाता है कि तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। दरवाजे को इस तरह अपने आप खुलता देख सूरज थोड़ा घबरा सा जाता है, पर उसे लगता है कि शायद नौकर दरवाजा बंद करना भूल गया होगा और दरवाजा हवा से खुल गया होगा। सूरज हवेली के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होते ही उसे दीवारों पर जानवरों के कटे हुए सिर नजर आते हैं। जमीन पर शेर की खाल पड़ी हुई थी और साथ ही दीवार पर राइफल टंगी हुई थी। तभी सूरज की नजर सीढ़ियों पर जाती है। सीढ़ियों से उतरते हुए एक 7 फुट लंबा आदमी सूरज की तरफ आता है। वो हट्टा कट्टा था, उसने सूट बूट पहना हुआ था और अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए वो सूरज को एक भारी भरकम आवाज में बोलता है, तुम ही हो यहाँ के नए चौकीदार? सूरज हाँ में मुंडी हिलाता है। वो आदमी अपना परिचय देते हुए सूरज को बताता है, हम जय सिंह हैं, इस हवेली के मालिक और तुम्हारे भी। इस हवेली में कई सारे बेशकीमती जेवर हैं जिसे चोरी करने के लिए चोर अक्सर यहाँ पर आया करते हैं। तुम्हें इस हवेली की पहरेदारी करनी है। तुम्हारी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगी। सूरज हाँ में मुंडी हिलाता है। जय सिंह अपनी भारी भरकम आवाज में घर के नौकर घनश्याम को आवाज लगाता है, घनश्याम, ओ घनश्याम, कहाँ मर गया तू? तभी घनश्याम दौड़ता हुआ नीचे वाले कमरे से बाहर आता है और कहता है, जी मालिक कहिए। जय सिंह घनश्याम से कहता है, ये इस हवेली का नया चौकीदार है, इसे इसका कमरा दिखा दो और यहाँ के सारे नियम कानूनों के बारे में भी बता दो। इतना कह के जय सिंह वापस सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। घनश्याम सूरज को उसके कमरे की ओर ले जाता है। सूरज अपने कमरे में पहुंचते ही अपना सामान जमीन पर पटकता है और सीधा बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद सूरज घनश्याम से पूछ पड़ता है, अच्छा घनश्याम, ये जय सिंह जी कुछ नियम कानून के बारे में बात कर रहे थे। घनश्याम सूरज को बताता है, साहब चाहे कुछ भी हो जाए आपको मालिक के कमरे में नहीं जाना। उन्हें अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं और पूजा पाठ का कोई भी सामान आप इस हवेली में नहीं ला सकते। सूरज को थोड़ा अजीब सा लगता है पर वो मान जाता है। सूरज घनश्याम से एक और सवाल पूछता है, अच्छा घनश्याम, मुझे एक बात और बताना, इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ जय सिंह जी और तुम ही रहते हो? घनश्याम सूरज से कहता है, अरे साहब, हमारे मालिक को ज्यादा लोगों से मिलने की आदत नहीं है ना, इसलिए आप ये सब बात छोड़िए और थोड़ा आराम कर लीजिए। सूरज भी अब आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सूरज की ड्यूटी का समय हो जाता है। सूरज एक कुर्सी लगाकर हवेली के बाहर बैठ जाता है। अब धीरे धीरे रात का अंधेरा गहरा चुका था।
और अब सूरज को हल्की हल्की झपकी भी आने लगी थी कि तभी कोई सूरज के दोनों पैरों को पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे कि सूरज पीठ के बल सीधा नीचे धड़ाम से गिरता है। सूरज की नींद खुलती है और वो अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता है। सूरज कभी अपने दाएं देखता है, कभी अपने बाएं देखता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। सूरज को थोड़ा डर सा लगता है। सूरज का गला डर के मारे सूखने लगता है और सूरज अपनी पानी की बोतल की तरफ देखता है। पानी की बोतल में पानी नहीं था। अब सूरज पानी भरने के लिए हवेली की तरफ जाता है और जैसे ही सूरज हवेली के दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि हवेली का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। सूरज को शक होता है कि जब उसे झपकी आ गई थी तब कोई हवेली के अंदर तो नहीं घुस गया। अब सूरज पानी की बोतल छोड़ लाठी हाथ में उठा लेता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर आगे बढ़ता है। सूरज बिना कोई आवाज किए अपने कदम सावधानी से आगे बढ़ा रहा कि तभी सूरज को रसोई की तरफ से एक परछाई नजर आती है। जैसे ही वो रसोई के पास जाता है उसे दिखाई देता है कि घनश्याम अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लिए जोर जोर से पागलों की तरह किसी गोश्त पर मार रहा है। सूरज थोड़ी सहमी हुई आवाज में घनश्याम से पूछता है, घनश्याम क्या कर रहा है तू रसोई में इतनी रात को? घनश्याम अजीब सी हंसी हंसता है और अचानक से घनश्याम की मुंडी पूरी तरीके से पीछे घूम जाती है, जिसे देखकर सूरज की सांसें अटक जाती है। सूरज का शरीर तुरंत ही पसीने से भीग जाता है। अब घनश्याम की आंखों का रंग भी पूरी तरह काला हो चुका था और अब घनश्याम के शरीर का नीचे का हिस्सा भी पूरी तरह घूम जाता है। घनश्याम डरावनी आवाज में सूरज को बोलता है, साहब क्या खाएंगे आप? सूरज को समझ पाता कि घनश्याम अचानक से सूरज पर हमला कर देता है, जिससे सूरज के हाथ पर चाकू लग जाता है और उसका हाथ खूनम खून हो जाता है। घनश्याम जब तक अपना अगला वार कर पाता, सूरज वहां से ऊपर की ओर भागता है। सूरज जयसिंह के कमरे के पास पहुंचता है और हाफते हाफते कहता है, जयसिंह जी, घनश्याम वो जयसिंह अपनी आराम कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसके कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। सूरज की बात सुनकर जयसिंह बोल पड़ता है, मेरे कमरे में नहीं आना। सूरज कहता है, मेरी बात तो सुनिए जयसिंह जी। जयसिंह एक डरावनी आवाज में चिल्लाता है, तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और जयसिंह अपनी आराम कुर्सी से खड़ा होकर सूरज के पास आता है और अपना दाहिना हाथ सूरज के सिर पर रख देता है और अपने बड़े हाथ से उसके सिर को मजबूती से जकड़ लेता है और सूरज को हवा में उठा देता है। सूरज दर्द से कहरा उठता है, आह छोड़िए जयसिंह जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सूरज अपने दोनों हाथ से जयसिंह के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जयसिंह का हाथ टस से मस नहीं होता। अब जयसिंह सूरज को सीधा नीचे की तरफ फेंकता है और सूरज सीधा नीचे की तरफ धड़ाम से जा गिरता है। सूरज इतनी जोर से जमीन पर गिरता है कि दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। जयसिंह अब सीढ़ियों से सीधा नीचे की तरफ कूदता है और तब सूरज को जयसिंह का डरावना चेहरा दिखाई देता है। जयसिंह का मुंह पूरी तरह जला हुआ था और उसके चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। उसके चेहरे पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सूरज को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अब घनश्याम भी जयसिंह के साथ सूरज की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के चेहरों पर एक बड़ी सी हंसी होती है कि मानो आज दोनों को अपना शिकार मिल चुका हो। ये सब देखकर सूरज को यकीन हो जाता है कि आज उसकी मौत तय है। सूरज किसी तरह इस दर्द में भी धीरे धीरे पीछे खिसकता हुआ भागने की कोशिश करता है और खिसकते खिसकते सूरज अब दीवार के पास आ चुका था। दीवार का सहारा लेके सूरज खड़ा होता है। दूसरी तरफ जयसिंह और घनश्याम सूरज की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी सूरज को अपने बगल में दीवार पर राइफल टंगी हुई दिखाई देती है। सूरज राइफल को हाथ में लिए जयसिंह और घनश्याम पर तान देता है और बिना समय गवाए गोली चला देता है। सूरज राइफल के धक्के से पीछे की तरफ दीवार से टकराता है और अब सूरज जब सामने की तरफ देखता है तो गोली सीधा जयसिंह के चेहरे पर लगी थी, पर उस गोली का जयसिंह पर कुछ भी असर नहीं हुआ था, बल्कि अब तो जयसिंह का चेहरा और भी डरावना लग रहा था।
जयसिंह का चेहरा गोली के वार से आधा फट चुका था, लेकिन गोली लगने की वजह से दोनों थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और उसके बाद वापस सूरज की तरफ बढ़ते हैं। सूरज इस बात पर ध्यान देता है और दोबारा गोली चलाता है और इस बार गोली चलाने के साथ ही सूरज दरवाजे की ओर भागता है। सूरज दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा खुलता ही नहीं है। सूरज अपनी पूरी ताकत दरवाजे को खोलने में झोंक देता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। सूरज को ऐसे दरवाजा खोलने की कोशिश करता देख जयसिंह और घनश्याम जोरों से हंस पड़ते हैं, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि यह दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। सूरज का ध्यान दोनों की तरफ जाता है। दोनों सूरज के करीब आ चुके थे। सूरज फिर से दोनों पर गोली चलाने की कोशिश करता है पर राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब सूरज के दिल की धड़कनें आसमान छू रही थी। मौत को अपनी तरफ आता देख सूरज बिना सोचे समझे राइफल को उल्टा कर दोनों पर वार करता है। दोनों फिर से पीछे हो जाते हैं। सूरज मौके का फायदा उठाकर अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर दरवाजे के पास वाली खिड़की पर जाता है और राइफल से सीधा खिड़की पे मारता है, जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है और वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। सूरज अब हवेली के बाहर था, लेकिन अचानक सूरज को अपने आसपास से जोर जोर से कई सारे लोगों की रोने की आवाज आती है। इन रोने की आवाज से सूरज के कान फटने लगते हैं। सूरज अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर जोर से दबाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। सूरज का सिर घूमने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सूरज बेहोश हो जाता है। सूरज की आंखें खुलती है। सुबह हो चुकी थी और वो अपने सामने कई सारे लोगों को पाता है। वह सब लोग सूरज को हैरानी से देख रहे थे। सूरज अब अपनी चारों तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हवेली की जगह उसे वहां पर सिर्फ खंडहर नजर आता है और उसके आसपास जंगल ही जंगल थे। सूरज कहता है, वो हवेली। उन्हीं लोगों में से एक बूढ़ा व्यक्ति सूरज से पूछ पड़ता है, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो बेटा, और किस हवेली की बात कर रहे हो? सूरज अपनी पूरी आपबीती उन लोगों को बता देता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी सूरज को बताता है कि जिस हवेली की बात वो कर रहा है उसे तो करीब 20 साल पहले लोगों ने जला दिया था। कहा जाता है कि हवेली का मालिक जयसिंह बहुत ही क्रूर था। वह लोगों पर बहुत जुल्म ढाया करता था और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो उसे हवेली में मरवा देता था और वहीं पे गाड़ देता था। उसका नौकर घनश्याम भी इस काम में उसकी पूरी मदद करता था। आगे वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि जयसिंह और उसके नौकर की मौत भी उसी आग में हो गई थी। तभी से यहाँ की जमीन बंजर हो गई है। यहाँ की जमीन को श्राप लग चुका है और लोग इस जगह को छोड़कर कब के चले गए हैं। सूरज अब पूरी बात समझ जाता है कि कल उसका सामना जयसिंह और उसके नौकर की आत्मा से हुआ था और जिन लोगों की रोने की आवाज उसने सुनी थी वो वही लोग थे जो जयसिंह द्वारा मारे गए थे। अब सूरज बिना समय गंवाए अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। सूरज अब अपने गांव में ही खेती बाड़ी का काम देखता है और उस हवेली के बारे में आज भी कहा जाता है कि वो हवेली कई लोगों को दिखाई देती है और जयसिंह और घनश्याम की आत्मा भी वहीं पे लोगों को दिखाई देती है, मानो वो अपने शिकार का इंतजार कर रहे हो। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।